पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास। यानी भारतीय संविधान का विकास अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें से लेकर 1947 के एक्ट तक, यानी ये था संविधान का विकास। अब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हो गया। संविधान का निर्माण होने के बाद, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होने के बाद एक वर्ड आता है प्रेम्बल, कि प्रस्तावना को सबसे पहले कब जोड़ा गया, कहां जोड़ा गया। जबकि जानते हैं कि प्रेम्बल एक तरह से कहें भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा है। तो प्रेम्बल शब्द का यूज सबसे पहले कब किया गया, कहां किया गया, याद होगा आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 में सबसे पहले प्रेम्बल यानी प्रस्तावना शब्द का प्रयोग किया गया, यूज किया गया था। संविधान सभा की बैठक होती है, संविधान सभा की बैठक हुई और 9 दिसंबर 1946, समझते चलना, 9 दिसंबर 1946, 9-2-11 दिसंबर 1946 1946, 11-2-13 दिसंबर 1946। अब ये सोचोगे सर ये आप प्रेम्बल बता रहे हो और 3 डेट लिख डाले, क्या है ये? संविधान सभा की जब बैठक होती है तो संविधान सभा की बैठक हुई और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें से सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी बेसिस पे, यानी टेम्पररी बेसिस पे अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग थे, 389 मेंबर्स थे, उसमें सबसे बुजुर्ग पर्सन थे सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार से थे। जब दूसरी बैठक लगी 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, तब राजेंद्र प्रसाद जो पहले कहें इलेक्टेड, निर्वाचित और परमानेंट, यानी जब एग्जाम में पूछे जाए कि संविधान सभा के पहले निर्वाचित और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तब हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद आरपी, ये भी बिहार से थे। दो बैठक हुई, तीसरी बैठक जब होती है 13 दिसंबर 1946 को, तब भारत के पहले प्रधानमंत्री जेएल नेहरू ने संविधान बनाने का जो प्रपोजल था, आखिर संविधान हम किसके लिए बना रहे हैं? इंडियन पीपल के लिए, भारत के लोगों के लिए। तब एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि संविधान बनाने के लिए जो अगला कदम होगा वो केंद्र में भारत के लोग होंगे, भारतीय जनता होगी। तब एक एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका किसके द्वारा पेश किया गया था? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। तो ये डेट को याद रखने का सबसे सरल तरीका क्या है? 9-2-11-2-13, 9 तारीख को पहली बैठक होती है, 11 तारीख को दूसरी बैठक होती है और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। यहां तक क्लियर हो गया है ना? क्योंकि सबसे पहले प्रस्तावना कब लाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया गया और फिर ये सिनेरियो रहा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, लोगों ने कहा कि सर प्रस्तावना है क्या? आखिर प्रस्तावना कहते किसको हैं? प्रस्तावना से ही हमारे संविधान का परिचय कहें या भूमिका पता चलता है। यानी कह दें कि संविधान का सारांश, समरी या सार है। इस कारण से इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा, अकॉर्डिंग टू जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। कुछ लोगों को लगेगा सर संविधान की आत्मा तो कहते किसको है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब ने उसे संविधान की आत्मा कहा था। यानी ये इसमें संविधान का सारांश या सार है। और ये लिया किससे गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिएगा। द प्रेम्बल इज बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। एक चीज और सोचेंगे सर, कभी कभी आता है प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज। प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है? तब ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्रेम्बल किस देश के संविधान से लिया गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकी संविधान, और प्रेम्बल की भाषा, प्रस्तावना का भाषा किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब देखिए कहा क्या था, प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अभी कुछ देर पहले बताया
कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है। यानी कुछ देर पहले कहा भी आपको कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया था संविधान सभा में, और संविधान सभा ने इसे अपना लिया और फिर यही जाकर बाद में उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में जाना गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसकी जो मेन फीचर्स है, मेन बातें हैं, वो क्या निकल कर आता है। देखिए अब यहां देख रहे होंगे कि द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड। एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में क्या संशोधन हुआ है। वंस टाइम, केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है यह क्वेश्चन बनेगा। 1976 में हुआ है। किस अमेंडमेंट से हुआ है समझना, एकदम जैसे जैसे क्वेश्चंस बनता है आपका वैसे वैसे बताते जा रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट से हुआ है, यानी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। तो संशोधन करने के बाद हुआ क्या, 3 नए वर्ड जोड़े गए। कौन सा? समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी अखंडता। यानी सर ये 3 वर्ड नहीं था, इसका मतलब क्या है, ये 3 वर्ड नहीं था, बिना 3 वर्ड का था ये। समाजवादी क्या है? समाजवादी इन द सेंस कि भारत सरकार कोई भी योजना लाएगी, उस योजना के तहत चाहे हम इकोनॉमिक रूप से कहें, सोशली कहें, सबको एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष यानी जिसे हम धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम हॉल में पंथ निरपेक्ष ना देकर सेटर थोड़ा सा आपके ब्रेन से खेलता है, तो लिखता क्या है, पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष यानी इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी भारत ना किसी धर्म को प्रमोट करेगा और ना ही क्या करेगा, दबाएगा। यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव। अब देखते होंगे जैसे ही छठ होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति छठ की भी बधाई देते हैं। जैसे ही ईद होता है, ईदगाह में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बधाई देते हैं। जैसे ही अगर हम कहें गुरु पूर्णिमा होता है इस सिख के लिए, वहां भी ऐसा होता है। यानी भारत का कोई धर्म नहीं है। इंटीग्रिटी दैट मीन्स अखंडता। हम भारत का खंड खंड नहीं कर सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब कर सकते हैं। आप सोच रहे हो सर राज्य अलग हो जाता है, राज्य अलग होकर भारत से कहां कोई देश बन जाता है, रहता तो उसी के अंदर है। अब मान लो कि 29 स्टेट के जगह पे अब 92 स्टेट कर दीजिए, कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, यानी ये 3 वर्ड जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट से 1976 से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो आप प्रीएम्बल देखे होंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी वाली बुक में प्रीएम्बल का पूरा सार लिखा हुआ रहता है। तो मैंने किया क्या कि प्रीएम्बल को आसान वर्ड में 4 भागों में डिवाइड कर दिया, कंपोनेंट बना दिया, ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। समझना पहले क्या है, प्रस्तावना में 4 घटक बताए गए हैं। पहला क्या है, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपने अधिकार प्राप्त करता है। अब ये मतलब क्या हो गया सर, भारत का संविधान भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया है। बाहरी शक्ति का कोई अधिकार नहीं है इस पर, ना प्रेशर है। इसलिए कहते हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी प्रस्तावना में जो निहित है कि संविधान भारत के लोगों से अपने अधिकार प्राप्त करता है। क्लियर है? यानी संविधान के अधिकार का स्रोत कहां है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, यानी संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया, बाहरी शक्ति का कोई भी रोल नहीं है, ना ही अधिकार है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखें, कहता नेचर कैसा है, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सवर्जन। सवर्जन मतलब क्या हो गया? संप्रभु। संप्रभु यानी प्रभुत्व। दैट मीन्स कह दें कि भारत को अपने से, समझना, भारत को अपने से जुड़े
मामले को, भारत से अपने से जुड़े मामले को देखने का अधिकार है, देखने का कहें सर्वोच्च अधिकार है, सर्वोच्च अधिकार है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी हाल फिलहाल में पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक में हमें लगा कि सर पाकिस्तान का हाथ है। क्या हमें रसिया कहेगा कि पाकिस्तान पे अटैक करिए ना करिए, या यूएसए कहेगा? संप्रभु राज्य हैं, हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हमें लगेगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमें परेशान कर रहा है, मैं भी अपने तरीके से परेशान करना शुरू कर दूंगा। आ रही बात समझ में? यानी भारत क्या है? एक संप्रभु देश है, संप्रभु देश है। अभी कुछ देर पहले समझाया आपको समाजवादी। समाजवादी यानी भारत सरकार एक ऐसा योजना लाएंगी, ऐसा योजना का निर्धारण करेगी ताकि सामाजिक आर्थिक विषमता ना हो, आर्थिक विषमता ना हो। अभी मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं जो आपको समझ में आएगा। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने 10% रिजर्वेशन दिया है जनरल लोगों के लिए। भारत सरकार को लग रहा था कि सामाजिक रूप से जनरल भी पिछड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया? सबको एक समान लाने के लिए, यानी विषमता को मिटाने के लिए लाया। पंथ निरपेक्ष, अभी कुछ देर पहले कहा भारत का कोई धर्म नहीं है। कहते हैं क्या कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है? नहीं ना, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ना हम किसी धर्म को प्रमोट करेंगे और ना ही किसी धर्म को हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ठीक है, ये तीसरा। चौथा टर्म क्या है सर? समझिएगा, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। सर डेमोक्रेटिक एक डेफिनेशन था, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। अब देखिए कहा क्या? लोकतंत्रात्मक, यानी भारत की जनता में, मैंने कहा कोई भी हो, दैट मीन्स सर एक आम आदमी भी हो और एक अपर क्लास भी हो, सरकार के स्वरूप में सबको एक समान अधिकार मिलेगा। सरकार के स्वरूप में सबको एक समान अधिकार मिलेगा। सर इसीलिए तो लोकतंत्र का ही ये खेल है कि आज कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए। यानी लोकतंत्र का ही खेल है ये। ना तो अगर डेमोक्रेसी नहीं रहता, डेमोक्रेटिक नहीं रहता, हेरिडेटरी रहता, तब क्या होता कि महारानी और महाराज का शासन चलता। अरे बात समझ में? और एक सर आप देखेंगे रिपब्लिकन, गणराज्य। तो गणराज्य क्या है? यानी जिस देश के मुखिया एक सर्टेन टर्म के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए, यानी कहें एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। गणराज्य, लोगों का तंत्र। तब तो सर 26 जनवरी को आप गौर करेंगे, 26 जैन को हमेशा राष्ट्रपति फ्लैगशिप करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। क्यों? रिपब्लिक डे, लोगों का तंत्र, यानी देश के मुखिया को जनता एक निश्चित अवधि के लिए चुनती है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 साल में बदल जाएंगे। क्यों ना इलेक्शन होगा, क्यों ना राजेंद्र प्रसाद फिर से बन जाएं। समझ रहे बात को? यानी ये गणराज्य है हमारा। अभी हम यूके का एग्जांपल देंगे। यूके इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट अ रिपब्लिक कंट्री। क्यों? क्योंकि वहां के जो प्रमुख हैं वह महारानी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वहां डेमोक्रेटिक है, लोग इलेक्शन करते हैं, तो वो सरकार के प्रमुख हो गए ना सर। देश के प्रमुख कौन हो गए? महारानी। हमारे यहां देश के प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, जो एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो मैंने आपको संप्रभु का मतलब समझाया, मैंने आपको समाजवादी यानी सोशलिस्ट का मतलब समझाया, सेकुलर का मतलब समझाया, डेमोक्रेटिक क्या है उसे भी समझाया, और रिपब्लिकन कंट्री क्या है उसे भी बताएं। अब देखते हैं कहा क्या कि 4 कंपोनेंट है, 4 घटक है, 2 कंपोनेंट हो गया। तीसरा क्या है? थर्ड क्या है? कहा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड
फर्टर्निटी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के नागरिकों को न्याय, न्याय यानी एक समान न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा संविधान के अनुसार। एक समान न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा संविधान के अनुसार। स्वतंत्रता यानी आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं अपने विचार को रखने के लिए, आप स्वतंत्र हैं अपने विचार को रखने के लिए। आपके विचार पर कुठाराघात नहीं किया जाएगा, आपके विचार पर रोक टोक नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका विचार अगर देश हित में हो तब। ठीक है, यानी यह हो गया स्वतंत्रता। फिर समानता, समानता यानी एक समान, एक समान सबको पार्टिसिपेट करना होगा। समानता यानी हर चीज में सरकार सबको एक समान अवसर प्रदान करेगी, एक समान अवसर प्रदान करेगी। याद होगा जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तब एक आर्टिकल नंबर 16 है, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में सबको एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सरकार जो भी वैकेंसी निकालती है एक समान अवसर, एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। अब जो पिछड़े हैं सर, वो पिछड़ते आ रहे हैं, उनको तो आगे बढ़ाना होगा ना, वही तभी तो कहा एक समान न्याय, एक समान समानता। और फिर क्या है, फर्टर्निटी यानी बंधुत्व। बंधुत्व इसका मीनिंग क्या होगा, भाईचारा। क्या करें, संविधान में लिखा गया है बंधुत्व तो लिखना पड़ेगा, लेकिन समझाना होगा भाईचारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यानी संविधान में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हम बंधुत्व को आगे बढ़ाएंगे, भाईचारा को आगे बढ़ाएंगे। यानी देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अपने समाज की बात करें तो समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सामाजिक भाईचारा को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तब कहा जाता है, लोग विभिन्न धर्म के लोग आकर मिलते हैं और कहते हैं कि हम अपने भाईचारा को ना खराब करें, यानी जो बंधुत्व है उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये था थर्ड। अब अगर हम चौथे की बात करें, चौथा क्या है, देखिए चौथा है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अंगीकृत करने की तिथि। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया है। संविधान को अंगीकृत किया गया है। क्लियर है, कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। एक चीज कई लोग आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर ये क्या संविधान सच में, ये संविधान का ये प्रस्तावना अगर हम बात करें कि सच में प्रस्तावना संविधान का भाग है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे मानता है कि वाकई में प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है? एक वाद हुआ, एक केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है कि किस वाद में कहा गया कि संविधान का महत्वपूर्ण भाग प्रेम्बल नहीं है, और फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन बन जाता है कि किस वाद में कहा गया कि संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। यानी दो वाद हुए हैं और ये दोनों वाद को आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा वाद है देखिए, एक पहला वाद है इन बेरुबारी, बेरुबारी यूनियन केस 1960। हो सकता है आपका ईयर पूछ दे, क्या रहेगा? बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। कब? 1960। यानी इन बेरुबारी यूनियन केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रेम्बल इजंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है। इसी में से केरल के निवासी थे केशवानंद भारती। उन्होंने कहा भैया कैसे नहीं है, आप कहते हो सब कुछ इसी में है कैसे नहीं? तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, किसके वाद में? केशवानंद भारती मामले में। याद रहे, बेरुबारी केस में नहीं कहा, केशवानंद भारती वाद में कहा। ये दो पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ये 1960 था और ये 1973 है। यानी जब केशवानंद भारती वाद हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन, यानी पहले जो अपना विचार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज का सिनेरियो क्या है, आज हम क्या मानते हैं, यह भी बताना होगा आपको। देखिए आज का सिनेरियो यही है आपके सामने। द प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का सबसे अनमोल हिस्सा है। जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आती है हम प्रस्तावना की ओर भागे भागे जाते हैं, क्योंकि सर गागर में सागर की तरह प्रीएम्बल में डाल दिया गया है, एक एक चीजों को समझना पड़ेगा। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की आत्मा है, यह मत भूलना। बी आर अंबेडकर के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। इट इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की कुंजी है। तो यह था प्रीएम्बल का सिनेरियो, यह था प्रीएम्बल का सिनेरियो। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब कुछ देखेंगे इसके आगे क्या होगा।